योगेंद्र दत्त शर्मा जी आ गए हैं, शशि प्रकाश सिंह जी आ गए हैं, सबका स्वागत है। आज जब देश के किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलनरत हैं और सरकार को अपनी चिंताएं बताने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन का जो भी हश्र होगा अच्छा होगा, क्योंकि ये शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी और किसानों की खुशहाली के लिए सरकार को भी सब कुछ करना चाहिए, देश को भी सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शर्म की बात है कि जो किसान सबकी भूख मिटाता है उसको आत्महत्या करने के कगार तक ठेल दिया गया है व्यवस्था के द्वारा या उसकी मजबूरियों के द्वारा। पिछले 18-20 साल में 8 लाख से ज़्यादा किसानों ने भी आत्महत्याएं की हैं और 8 लाख के आसपास शहीदों ने भी फांसी के फंदे पे झूले थे या आज़ादी के लिए लड़े थे तो आज़ादी मिली थी। तो किसानों ने भी अगर इतनी बड़ी संख्या में अपनी कुर्बानी दी है तो एक संवेदनशीलता की, समझ की गंगा तो बहनी ही चाहिए। इस बात को और मजबूती के साथ ये किसान आंदोलन जो हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर, इसके पहले भी एक किसान आंदोलन हो चुका है और उसी का जिक्र करते हुए अपनी बात फिर आज शुरू करते हैं। आज जब देश के किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलनरत हैं और सरकार को अपनी चिंताएं बताने की कोशिश कर रहे हैं, तब आज से करीब 113 साल पहले पंजाब के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा, इस पर बहुत सारे गाने भी बाद में लिखे गए और भगत सिंह पर जो फिल्में बनी हैं उसमें कई फिल्मों में इस गाने का प्रयोग भी हुआ है कि याद ताज़ा हो उठती है। साल 1907 में पंजाब का हर किसान अपनी मांगों को लेकर पगड़ी संभाल जट्टा गाते हुए आंदोलन कर रहा था और पूरी अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। बाद में यह गीत आंदोलनों में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पंजाबी गीत बन गया। इस आंदोलन की बागडोर भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने संभाली थी। अजीत सिंह भारत के एक महान राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को खुलकर चुनौती दी थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें राजनीतिक देशद्रोही घोषित कर दिया और उनका अधिकांश समय जेल में बीता। अजीत सिंह का जन्म 13 जनवरी 1881 को पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था। 1896 में लाहौर के डीएवी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भाई किशन सिंह यानी भगत सिंह के पिता के साथ सामाजिक कार्यों में योगदान देने लगे। ये दोनों भाई थे, किशन सिंह और अजीत सिंह। आगे अजीत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार दौरा कर लोगों की मदद करने लगे। जब उन्हें गरीब किसानों पर अंग्रेज़ों के जुल्म का एहसास हुआ और अंग्रेज़ों ने उस समय 3 कानून बनाए थे जो किसानों के प्रति बहुत नुकसानदेह थे, तो उन्होंने देश की आज़ादी और किसानों के विरुद्ध जो कानून बने थे उनका विरोध अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनके खिलाफ देश निकाला का वारंट भी जारी किया, लेकिन उनके उस आंदोलन के बाद वो कानून वापस हुए। अंग्रेज़ सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। साल 1909 में अजीत सिंह अपना घर छोड़कर देश की आज़ादी का सपना लिए दूसरे देशों की यात्रा पर निकल गए। इस दौरान उन्हें ईरान, ब्राज़ील, जर्मनी और इटली आदि देशों में जाकर क्रांति की अलख उन्होंने जगाई।
ब्राज़ील में रहते हुए अजीत सिंह गदर पार्टी से भी संपर्क में आए। इस दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को गठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जितनी तरह से संभव था हर कोशिश आज़ादी के लिए अजीत सिंह जी ने किया, जो भगत सिंह के चाचा थे। इसी बीच 2 मई 1945 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें महीनों तक इटली और जर्मनी में जेलों में रखा गया। वहाँ भाग गए थे, लेकिन वहाँ भी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें महीनों तक इटली और जर्मनी के जेलों में रखा गया। 1946 के अंत में अजीत सिंह के साथियों ने कांग्रेस पार्टी पर उन्हें रिहा कराने का दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद उन्हें भारत के उच्च अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। भारत आने के बाद वहाँ जब रिहा हुए तो भारत के उच्च अधिकारियों को सुपुर्द किया गया और वहाँ से वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दिल्ली में देश के भविष्य को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया। वह 38 वर्षों के बाद अपने घर आ रहे थे। ऐसे में उनका जोरदार स्वागत किया गया और जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ये विचित्र विडंबना है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत के इस महान सपूत ने दुनिया को अलविदा कर दिया। 1947 15 अगस्त को ही इन्होंने दुनिया छोड़ा और ये तो चर्चा रही अजीत सिंह की, जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा नाम से जो बहुत मशहूर है किसान आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके जो नायक हैं उनके बारे में, जो भगत सिंह के चाचा थे। इस सब पूरी बातों का जिक्र भगत सिंह ने अपनी डायरियों में लिखा है। तो भगत सिंह की डायरियों का कुछ अंश पढ़ने का मुझे मौका मिला, वो उसके कुछ अंश मैंने नोट कर लिए हैं और आपके सामने रख रहा हूँ। किस विचारधारा के व्यक्ति थे। शहीद भगत सिंह ने जेल के दौरान एक डायरी लिखी थी, जिसके पेज नंबर 43 पर उन्होंने मानव और मानव जाति के विषय में लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैं एक इंसान हूँ और मानव जाति को प्रभावित करने वाली हर चीज़ से मेरा सरोकार है। मैं एक इंसान हूँ और मानव जाति को प्रभावित करने वाली हर चीज़ से मेरा सरोकार है। ये लिख रहे हैं। शहीद भगत सिंह के पौत्र व बाबर सिंह के पुत्र यादवेंद्र ने उनकी डायरी के अंश को एक किताब के रूप में सहेजा है। जेल डायरी में ऐसे काफ़ी अंश हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। जन्म से लेकर अंतिम समय तक के बहुत कुछ घटनाक्रम के अंश इसमें हैं। उनकी माँ विद्यावती के लाडले और दादी जयकौर ने अपने पोते का नाम, इन दोनों महिलाओं ने भागा वाला रखा था, क्योंकि उस दिन 28 सितंबर 1907 को, देखिए क्या संयोग है, अजीत सिंह और चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह, ये लोग जेल से उसी दिन रिहा हुए थे जिस दिन ये पैदा हुए थे। 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1907 ही वह दिन है जिस दिन अजीत सिंह और किशन सिंह यानी भगत सिंह के पिताजी जेल से रिहा हुए थे, वो पगड़ी संभाल जट्टा किसान आंदोलन के बाद, और उसी दिन ये पैदा हुए। तो उसी के उपलक्ष्य में माँ विद्यावती और दादी जयकौर ने इनका नाम भागा वाला रखा, जिसकी वजह से मिलता जुलता नाम भगत सिंह पड़ गया। भागा वाला से फिर जब इनका ये तो पेट नेम था, लेकिन असली नाम जब रखा गया तो भगत सिंह पड़ गया। उनके दादा अर्जुन सिंह गदर पार्टी के आंदोलन से जुड़े थे। उनके पिता किशन सिंह लाला लाजपत राय के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे जिंदगी भर। चाचा अजीत सिंह से भी संस्कार मिले, जो पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के कर्णधार ही थे।
जिन्होंने किसानों से वसूले जाने वाले लगान जो बहुत बेतहाशा बढ़ा दिए गए थे उसको हटाने के लिए पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन चलाया था। शहीद करतार सिंह सराबा को आदर्श मानकर उनकी फ़ोटो हमेशा भगत सिंह अपने पास रखते थे। तो उस डायरी में 124 पेज हैं और आखिरी शेर जो 3 मार्च 1931 को अपने भाई को लिखा था, अपने भाई को और लोगों को पत्र भी लिखा करते थे, तो अपने भाई को जो आखिरी शेर भगत सिंह ने लिखा था वो देखिए कितना अद्भुत है। उसे यह फिक्र है हरदम, नया तर्ज जफा क्या है, हमें यह शौक है, देखें सितम की इंतहा क्या है। उसे ब्रिटिश हुकूमत या जो भी जुल्म कर रहे हैं उनका नया तर्ज जफा, नया जुल्म का या अत्याचार का या सितम का तरीका क्या है, नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं जुल्म करने के। और हमें यह शौक़ है, हमारी ये इच्छा है, खुशी है या आदत है कि हम देखें कि सितम, उनके जुल्म की इंतहा क्या है, किस हद तक जा सकते हैं। तो हम वो देखना चाहते हैं और उन्हें ये चिंता है कि देखें कि नया क्या हम कर सकते हैं। तो अजीब सा यह तालमेल और जद्दोजहद, लेकिन इसमें जीत हमेशा भगत सिंह या इन जैसे शहीदों की हो। सर भगत सिंह का मानना था कि वो आज़ादी के सिपाही हैं। सरदार भगत सिंह अपनी फांसी की सज़ा माफ़ी के लिए तत्कालीन नेताओं के अंग्रेज सरकार से निवेदन करने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका सज़ा माफ़ी के लिए निवेदन किया जाए। उन्होंने तो खुद स्वीकार किया था, अपना गुनाह स्वीकार किया था और सज़ा भी स्वीकार किया था। लेकिन भगत सिंह फांसी के फंदे पर नहीं झूलना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें सैनिक जैसी शहादत देते हुए गोली मार दी जाए। वो चाहते थे कि उन्हें फांसी के फंदे पर न लटकाया जाए, सीधे सीधे गोली मार दी जाए। ये बात 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर शिमला को लिखे पत्र से पता चलती है। सरदार भगत सिंह का मानना था कि वे आज़ादी के सिपाही हैं, इसलिए उन्हें सैनिक जैसी शहादत देते हुए गोली मारी जाए। भगत सिंह के एक लेख जो 16 मई 1926 में बलवंत सिंह के नाम से छपा था, वो लेख भी लिखा करते थे अखबारों में दूसरे नाम से। तो कभी भगत सिंह के नाम से नहीं, बल्कि ये लेख उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से लिखा था, जिसका एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वो काफ़ी फेमस है, वो आपके सामने रखता हूँ। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सेवा युवक की कौन देगा, अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सेवा युवकों को कौन देगा, अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवकों की ओर देखना पड़ेगा। यह एक तरह से अपने से ही लिख रहे हैं अपनी डायरी में। मॉडर्न रिव्यू के संपादक के नाम पत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये मुझे हौसला देती है जो इतने साल से जिस काम में हम लगे हैं, और हमारा उत्साह उसमें दुगना हो गया जब मैंने ये पढ़ा। दिसंबर 1929 के एक लेख के जवाब में भगत सिंह ने लिखा मॉडर्न रिव्यू के संपादक को कि बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उनका आशय केवल बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति या इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। क्रांति या इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। तो हम लोगों का जो ये पूरा आंदोलन वैचारिक क्रांति का है, अनुशासित इनकलाब का है। सब लोग आज़ादी का मतलब जाने, शहीदों के सपनों को जाने, अपने देश के लिए खुली आँखों से और धरती के लिए काम करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के लिए हम लोग लगे ही हुए हैं जी जान से। फिर 22 मार्च 1931 को लिखा अंतिम पत्र, ये अंतिम पत्र है उनका, भगत सिंह का 22 मार्च 1931 का।
स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन कैद या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझे भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। देखिए अंतिम पत्र में क्या लिख रहे हैं। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी। और देश के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं, देखिए जैसे हम लोग आज सपना देख रहे हैं कि इसी तरह से संविधान और लोकतंत्र और हम भारत के लोग देश के मालिक हैं और हमें आंखें खोल करके पूरे देश को जगाना है। पूरा देश जब जाग जाएगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। वही सपना वो भगत सिंह उस समय देख रहे हैं अपने अंतिम पत्र में, जब वो उनका जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शक्तियों के बूते की बात नहीं रह जाएगी। क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शक्तियों के बूते की बात ही नहीं रह जाएगी, उनके वश में नहीं रहेगा। बस यह अफसोस रहेगा, बस यह अफसोस रहेगा। किस बात का अफसोस? भगत सिंह जी अपने अंतिम पत्र में कह रहे हैं कि बस यह अफसोस रहेगा कि मानवता के लिए, बस यह अफसोस रहेगा कि मानवता के लिए कि जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, बस ये अफसोस रहेगा कि मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर पाया। बस ये अफसोस अंतिम पत्र में भगत सिंह, जो उनकी डायरियों से फिर बाद में निकाल करके पब्लिश हुआ। स्वाभाविक है, एक बार फिर पढ़ता हूँ, आज अद्भुत लाइनें हैं। रोज प्रार्थनाओं में बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी की सूरत में, फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। मेरे हंसते हंसते दिलेराना ढंग से मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शक्तियों के बूते की बात नहीं रह जाएगी। बस ये अफसोस रहेगा कि मानवता के लिए जो कुछ करने की हमारे हसरतें हमारे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। तो क्रांति, आंदोलन, इनकलाब, इसके जो मायने भगत सिंह ने स्पष्ट किए हैं अपने दिल के अंतरात्मा में, उन डायरियों में, जब उन्हें फांसी दी जाने वाली ये तय हो गया है, बिल्कुल अंदर के जो जज्बात हैं उन्हें व्यक्त किया है। उसमें जब आप उनको पढ़ें, उनको जानें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि गांधी और आज़ाद और या भगत सिंह का रास्ता अलग अलग नहीं था। मकसद एक था, तरीके भले ही हों,
लेकिन दोनों एक दूसरे के तरीक़े को सही मानते हैं और सारे एफ़र्ट्स जितने किए गए उसकी का नतीजा है कि हम आज आज़ाद हैं। लेकिन उस आज़ादी का मतलब ही अभी तक हम नहीं जानते हैं। अभी तक हम यही मानते हैं कि हम गुलाम हैं, हम मालिक कोई और है और हम महज प्रजा हैं और हम मालिकों की तलाश में फिर रहे हैं। हम मालिक हैं और मालिकों की तलाश में फिर रहे हैं। वो जो दोहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, उसी के अंदर है मालकियत देश की, लेकिन वो बाहर तलाश रहा है और इसीलिए वो सेवकों को मालिक समझ रहा है। वोट देते समय सेवक को नहीं, मालिक को चुनने लगता है। जब हम सेवक को न चुन करके मालिक को चुनते हैं, कुर्बानी देने वाले को नहीं बल्कि लूटने वालों को चुनते हैं, तरह तरह के स्वांग रचने वालों को चुनते हैं, तो हम एक तरह से जितने हमारे शहीद हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, सबके सपनों को चोट कर रहे हैं, सबकी अंतरात्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं और खुद अपना तो आत्मघात कर ही रहे हैं। तो अब ये अंतिम अवसर है कि हम जाग जाएं। इसीलिए बार बार ऐसी कोई चीज़ अगर मेरे संज्ञान में आती है तो मैं आपके सामने आकर के उस बात को रखता हूँ कि एक बार पढ़िए, आप खुद पढ़िए, इस तरह के और जो अनुभव हैं मुझे बताइए और मैं इसको प्रसारित करूँगा। लेकिन चुप न रहिए और आंखें बंद न करके रखिए और सोइए मत। अब ये सोने का समय नहीं है और नए साल में और पुख्ता इरादों के साथ, पुख्ता एक तरह से निर्णय के साथ कि अगले साल में 2021 में भारत का हर नागरिक अपने को देश का मालिक समझने लगेगा। इस व्रत के साथ, एक साल तो बहुत है, अगर हम 10,000 लोग रोज़ 2-2, 3-3 लोगों को बताते रहें और फिर वो 2-2, 3-3 लोगों को ही बताते रहें तो पूरा देश कवर हो जाएगा। और इस तरह से बताना, फ़ोन करके बताना, चर्चा में बताना, ये अखबारों में पढ़ने और उन सारे तरीक़ों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जहाँ रूबरू हम लोग एक दूसरे से बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये एक नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए हम लोगों का। अजय खंडेलवाल जी, शिवांगी मिश्रा जी, नीरज कुमार सोनी जी, आलोक पांडे जी, पुरुषोत्तम जी, अभिषेक त्रिपाठी, शहनशाह जी, विजय राय जी, आनंद भूषण शुक्ला जी सबको नमस्कार कर रहे हैं और प्रदीप मिश्रा जी, सब लोगों का स्वागत है। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर ये और पोस्ट मिली थी, वो भी मैंने आपके सामने रखी और वो कविता डाउनलोड इसमें नहीं अभी तक आ पाई है, तो इसलिए मैं उसको परसों पढ़ लूँगा, कोई बात नहीं है। एक बहुत किसी ने भेजा है, अच्छा लगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा जहर क्या है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा जहर क्या है, तो कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। हर वो चीज़ ज़िंदगी में जो आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जो भी आवश्यकता से अधिक होती है या संतुलन से ज़्यादा होती है, असंतुलन ही जहर है। ग्रीड, लोभ ही जहर है। हमारी नीड, आवश्यकता से जो भी ज़्यादा है वो जहर है। दोनों तरह का जहर हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो और बहुत कम हो। तो ये जहर मैंने एक पुरानी, मेरी बहुत पहले की कविता है जिसका भाव ये है
कि पानी अगर बहुत गर्म हो तो वो भी नुकसानदेह होता है, हमें जला सकता है, और बहुत ठंडा हो तो हमें ठिठुरा सकता है। तो वो जो सामान्य तापमान का पानी है वही हमें आनंद देता है। वही पानी जब भाप की तरह रहेगा, एकदम गर्म रहेगा, तो हमें कितना तकलीफ देगा, और वही जब एकदम माइनस टेम्परेचर पे हो जाएगा तो कितना तकलीफ देता है। तो सामान्य तापमान, तो हर चीज़ सामान्य, संतुलित, यही बैलेंस, यही अमृत है। और गोल्डन मीन, इसीलिए जितने फिलोसफर्स हुए हैं, सुकरात ने गोल्डन मीन कहा, बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा, ये जो संतुलन है वही सबसे, और कबीर उसी संतुलन पे जीते रहे, जीने का भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। न बहुत त्याग कि शादी भी नहीं करेंगे, तपस्या भी नहीं करेंगे, और बिल्कुल सामान्य आम आदमी की तरह से संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने उस जीने का एक आदर्श पेश किया। तो कहीं ना कहीं संतुलन सबसे बड़ा गुण है, और इसी को रामकृष्ण परमहंस जी बार बार एम्फेसाइज करते थे, और जिसके लिए वो किस्सा मैंने आप लोगों को 1-2 बार सुनाया भी है। लेकिन चूंकि आज चर्चा आवश्यकता बेस्ड या संतुलन इसकी हो रही है, तो उसको भी आपके सामने रखने में कोई हर्ज नहीं है, आपके सामने रखता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर में अपने मठ में रहते थे, और ये जो कलकत्ता से पुल हावड़ा का पार करके इस तरफ है दूसरे साइड में, तो बहुत सारे शिष्य उनके कोलकाता से आते थे। अब उसका नाम कोलकाता हो गया है। तो एक शिष्य एक नाव से आ रहे थे, उस समय पुल तो नहीं रहा होगा, तो नाव से ही आ रहे थे। तो नाव में किसी ने रामकृष्ण परमहंस की कुछ बुराई की, वो इतने उत्तेजित हो गए, दोनों में काफ़ी वाद विवाद होते होते लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, और नाव डगमगाने लगी, इतना ज़्यादा गुत्था मुत्था हो गए। बाद और लोगों ने बीच बचाव करके इसी तरह से उसको संभाला स्थिति को। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस जी को पता चली तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और उनको पूछा पूरी बात, और फिर समझाया कि अगर किसी ने हमें कुछ कहा भी, बुरा भला भी कहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो ईश्वर को भी बुरा भला कहते हैं, बात आई गई होगी। एक दूसरे अवस्था में उनका एक दूसरा शिष्य किसी सभा में था, उस सभा में चर्चा में के दौरान किसी ने रामकृष्ण परमहंस को फिर बुरा भला कहा, और वो शिष्य सुनता रहा, उसने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया, कुछ अपनी बात नहीं रखी। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस जी को पता चली तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारे गुरु का अपमान अगर हो रहा है तो तुम्हें अपनी बात कहनी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। जो सच्चाइयाँ हैं वो सामने रखना चाहिए, और जो हमें कुछ कह रहा है या गुरु को कुछ कह रहा है तो उसको जो गलत बातें कह रहा है उनको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। इस तरह से चुप रहने का मतलब तो स्वीकार करना हो गया। तो ये जो बाकी शिष्य लोग साथ हमेशा बैठा रहा करते रहे होंगे, उनमें से लोगों ने पूछा कि आपने एक को कहा कि गुरु को कोई बुरा भला कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरे के कह रहे हैं कि नहीं, प्रतिवाद या प्रतिकार करना चाहिए। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों में अंतर है। जीवन में सबसे बड़ा गुण संतुलन का है। जो पहला व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा आक्रोशित या आवेशित हो गया कि उसने परिस्थिति पर भी विचार नहीं किया कि वो नाव पर है और नाव डगमगा सकती है, हिलते डुलते पलट सकती है, उस नाव पर बैठे सारे लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है।
तो उसे अपने आक्रोश पर और अपने उत्तेजना पर संतुलन रखना चाहिए। और दूसरी स्थिति में एक सभा में है, सामान्य स्थिति है, किसी हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर कोई गलत बात कही जा रही है तो इतना भी आक्रोश नहीं हो रहा है, इतनी भी उत्तेजना, इतना भी उत्साह, इतना भी जागरूकता नहीं आ रही है कि हम अपनी बात कह दें, तो ये तो बहुत गलत है। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम या गुरु का काम जिसमें जिस चीज़ की कमी हो उसको वैसा समझाना सिखाना है। पहले वाले में बहुत ज़्यादा आक्रोश था तो उसको थोड़ा सा संतुलन की ज़रूरत थी, कम आक्रोश की ज़रूरत थी, तो वो बता रहे थे। दूसरा वाला बिल्कुल उसमें कोई जागरूकता ही नहीं थी, कोई उत्साह ही नहीं था, कोई जज्बा ही नहीं था, एकदम उदासीन। तो उसका उदासीनता दूर करने के लिए मैं समझा रहा था। तो ये देख करके कि किसमें किस चीज़ की कमी है उसको देने की ज़रूरत होती है। संतुलन सबसे बड़ा गुण है, और यही संतुलन की तलाश अगर हर व्यक्ति करने लगे तो शायद धरती बहुत अच्छी हो जाए, स्वर्ग हो जाए। इसीलिए मैंने मैनेजमेंट का वो प्रिंसिपल विन 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 इजाद किया या एक्सटेंड किया। विन 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 प्रिंसिपल को आप जो भी कह सकते हैं, इसको भी एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज तमाम सारे चूँकि नए दोस्त भी सुन रहे हैं, और संतुलन से जुड़ा हुआ वह भी है। संतुलन से जुड़ा हुआ कृष्ण का यह जहर की परिभाषा भी है, विष की परिभाषा भी है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि जुड़ी हुई हैं, एक ही फिलॉसफी अलग अलग तरीके से कही जा रही है, और उसी को मैनेजमेंट में उतारा। विन विन प्रिंसिपल जो बहुत पॉपुलर है पूरे मैनेजमेंट में, और बिहेवियरल साइंस का भी बहुत व्यवहारिक साइंस या व्यवहारिक जीवन में भी उसको बहुत समझाया पढ़ाया जाता है, और बातचीत में भी वो कहा जाता है चलो विन विन प्रिंसिपल, विन विन सिचुएशन निकालें। कोई भी दो लोग व्यवहार कर रहे हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं तो विन विन सिचुएशन की तलाश करते हैं। तो विन विन सिचुएशन नॉर्मल तरीके से अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है इसकी तरफ इशारा करता हुआ ये अगर आप गहराई में सोचें तो बहुत कुछ इसके खतरनाक पहलू आपके सामने आएंगे। तो किसी भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, कार्य व्यवहार कर रहे हों, चाहे वो दो एंटिटीज़ व्यक्ति हों, दो देश हों, दो सोसाइटीज़ हों, दो ऑर्गेनाइजेशंस हों, दो देश हों, दो कंपनीज़ हों, कोई भी दो एंटिटीज़ अगर एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 4 स्थितियां हो सकती हैं। विन लूज यानी कि जीत हार, लूज विन हार जीत, लूज लूज हार हार, और विन विन जीत जीत। 4 स्थितियां हो सकती हैं। मान लीजिए हम और आप एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं और हम इसी बात पे दृढ़ हों कि हमारा फ़ायदा हो, भले ही आपका नुकसान हो जाए। हम अपने फ़ायदे को कम नहीं कर सकते। आप इस बात पर अड़े हुए हैं कि आपका फ़ायदा हो, भले नुकसान हो जाए। तो दोनों विन लूज यानी कि जीत हार के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित हो, भले आपकी हार हो जाए। दूसरा इसका हार जीत, हम आपसे व्यवहार कर रहे हैं और हम इस बात को सुनिश्चित करें कि आपका फ़ायदा हो, आपकी जीत हो, भले मेरा नुकसान हो जाए, मेरा हार हो जाए। ये आप सोच सकते हैं कि बड़ा विचित्र है, ऐसा कैसे होगा, लेकिन कम से कम 2 स्थितियों में तो यह बात होती है। माता पिता या पेरेंटल सिचुएशन
माता पिता और बच्चों के संदर्भ में, और जो सही शिक्षक हैं, सही गुरु हैं और शिष्य के संबंध में। माता पिता या असली जो वाकई गुरु हैं, आजकल के कोचिंग टीचर्स और तमाम तरह तरह के टीचर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविक गुरु हैं और माता पिता, वो हमेशा ये चाहेंगे कि बच्चा आगे बढ़े, बच्चे की जीत हो, बच्चे की उन्नति हो, भले मेरी नुकसान हो, मेरी हार हो, अपने सेक्रीफाइस की कीमत पर भी बच्चों की और शिष्यों की उन्नति चाहते हैं। और हम लोग कम से कम पुरानी पीढ़ी के लोग तो खुशनसीब रहे हैं कि उन्हें ऐसे गुरु जरूर मिले हैं। जो भी आगे बढ़ा है उनको ऐसे गुरु मिले हैं, ज़रूर ऐसे माता पिता मिले हैं। और तीसरी स्थिति लूज लूज यानी कि हार हार। ऐसी स्थिति कब होती है? जब दो व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन में ये सुनिश्चित करना चाहें कि अगले की हार होनी है, हर हालत में अगले की हार होनी है, करूँगा अगले की हार, भले ही इस प्रोसेस में मैं भी हार जाऊं, अगले की हार सुनिश्चित करनी है। न खेलने देंगे और भले ही न खेलने को मिले, लेकिन खेलने नहीं देंगे। अगले का नुकसान, बदला लेने की भावना या ईर्ष्या द्वेष की भावना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना, जो भी दूसरे के नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, अंत में तो अपना भी नुकसान कर बैठता है, लेकिन उसके लिए तैयार। सैडिस्ट मेंटेलिटी, दूसरे का दुख देख करके या दूसरे की तकलीफ देख करके या दूसरे को हार में खुशी होने वाली स्थिति, ये है हार कि जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं या जिससे हमारा व्यवहार हो रहा है उसका नुकसान भले पहुंचाने का हमारा इरादा पुख्ता है, भले अपना भी नुकसान इस प्रोसेस में हो जाए, मुकदमेबाजी और ये सब जो भी। चौथी स्थिति जीत, कि जब हम इस चीज को सुनिश्चित करें कि इस ट्रांजैक्शन में हम एक ऐसी स्थिति तलाशेंगे, एक ऐसा व्यवहार का तरीका ईजाद करेंगे, एक ऐसा हल निकालेंगे जिसमें सामने वाले को भी जीत महसूस हो और हमें भी जीत महसूस हो, सामने वाले की भी जीत हो और हमारी भी जीत हो, दोनों की जीत हो। विन विन, जीत वो सिद्धांत है जिसमें जो भी दो लोग चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे व्यवहार कर रहे हों, किसी भी तरह से दोनों जीता हुआ महसूस करें, उस स्थिति की तलाश, वह विन विन है। और विन विन बड़ी अच्छी व्यवहार की स्थिति है, खुशहाली लाने के लिए अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है जिसकी वजह से यह इस सिद्धांत का बहुत ही दुरुपयोग किया गया है। उस लेकिन की वजह से जो लोग इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे, विद्यार्थी रहे होंगे, उन्होंने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे फार्मूले जब बनाए जाते हैं, बहुत सारे जो सिद्धांत बनाए जाते हैं साइंस में या फिजिक्स उसमें, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो एक चीज़ कहा जाता है उन फार्मूलों के डेरिवेशन के समय, बनाते समय, निकालते समय, प्रूव करते समय, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर और चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही हैं तो ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि हवा के प्रेशर, वॉल्यूम और दबाव, तीन चीज़ों का फार्मूला हमको बनाना है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का फार्मूला बना रहे हैं तो कह देते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम की टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये फार्मूला रहेगा। तो अदर थिंग्स में वहाँ टेम्परेचर हो जाएगा। या ऐसे हम दो लोग अगर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम दोनों के अलावा और किसी का इंटरेस्ट प्रभावित नहीं हो रहा हो, तब तो विन विन सिद्धांत बहुत अच्छा है, बेस्ट है, इससे अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन अगर
वह स्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि सामान्य धरती पर जो भी हो रहा है उसमें दूसरों के इंटरेस्ट भी प्रभावित होने लगते हैं, और अगर दूसरों के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं तब विन विन सिद्धांत बहुत घातक हो सकता है। दो लोग मिल करके बाकी लोगों को लूट लें और आधा आधा बांट लें, एकदम क्रूड एग्जाम्पल, बाकी लोगों को लूट करके आधा आधा बांट लें, तो इन दोनों लोग जो आधा आधा बांट रहे हैं लूट करके, इनका तो विन विन हुआ, विन विन प्रिंसिपल है, लेकिन बाकी लोग जो बेचारे परेशान हो गए। इसी तरह से सारे व्यक्तियों ने मिल करके पेड़ों पौधों वनस्पतियों को तो नष्ट कर दिया, नदियों को नष्ट कर दिया, नेचर को नष्ट कर दिया, और आपस में विन विन महसूस कर रहे हैं कि सारे आदमियों का बढ़ोतरी हो रही, बेहतरी हो रही है, विकास हो रहा है। आदमियों का तो विकास हो रहा है, लेकिन नेचर के विनाश के कारण ये कगार पर, तो विन विन तो आदमियों का हो रहा है। इसी तरह से दो देश कार्टेल बना करके या एक दूसरे से जुड़ करके और बाकी और देशों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दें, तो उन दोनों देशों का तो विन विन होगा, लेकिन बाकी देशों का। दो कारपोरेट आपस में वो भी कार्टेल बना करके बाकी कारपोरेट्स को और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाएं, तो उन कारपोरेट्स का तो विन विन हो रहा है और बाकी लोगों का। तो इसलिए विन विन प्रिंसिपल, अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं है या स्थिर नहीं है या अप्रभावित नहीं है, तो फिर अगर बाकी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, बाकी लोग प्रभावित हो रहे हैं, बाकी सिस्टम के में प्रभाव हो रहा है, तब विन विन बहुत खतरनाक है। और जितना भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वह विन विन सिद्धांत के हिसाब से सही है। जीत जीत, विन विन, यानी कि जो किसी को ब्राइब दे रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, जो दे रहा है उसका भी, जो ले रहा है उसका भी, क्योंकि जो दे रहा है कई गुना उसका काम हो रहा है और जो ले रहा है उसका भी मॉनेटरी गेन हो रहा है। लेकिन इससे सिस्टम का क्या हो रहा है, व्यवस्था क्या हो रहा है, लोगों का क्या हो रहा है, बाकी लोगों का क्या हो रहा है, प्रकृति का भी इसमें दोहन हो रहा है। तो विन विन प्रिंसिपल, अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं हैं तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन जाती है, यह नेचर को विनाश के कगार पर ले जाती है, तो बहुत ही खतरनाक प्रिंसिपल है। और चूँकि ज़्यादातर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस विन विन प्रिंसिपल को सिखाते, पढ़ाते, बताते हैं, तो इसकी वजह से अब आजकल उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से तो मैं ही विन विन प्रिंसिपल पूरे देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। या आप गहराई में देखिए, सीखिए, जानिए और सोचिए। अपने दिमाग में किसी भी ट्रांजैक्शन में जो लोग उपस्थित नहीं हैं उनके विन के भी दिमाग में रखिए। तीसरा विन, इसीलिए मैंने फिर इस विन विन प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया और इसको बनाया विन विन विन, जीत जीत जीत, और अपने नावल का नाम ही रखा विन 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 द ऑर्फन वे। अनाथ बच्चे की जो कहानी है, वो अनाथ बच्चा कैसे जीत 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 का सिद्धांत के आधार पर जीवन भर काम करता है और कैसे आगे बढ़ता जाता है, वह उसका जीवन यात्रा एक दिखाया। तो ये जो तीसरा जीत है, हम आप एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों का जो जीत है वो तो जीत 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 हुआ। जो तीसरा जीत या तीसरा विन है, ये हम दोनों के अलावा इस धरती पर या इस सृष्टि में जो कुछ है उसकी भी जीत। विन विन के में जो तीसरा विन विन के बाद जो तीसरा विन है, हम दोनों इंटरैक्ट जो कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी इस धरती पर या सृष्टि में इसलिए कह रहा हूँ कि हम आज की जनरेशन के लोग इस धरती के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लें और धरती को भी ठीक है अपने लिए कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जी लें, लेकिन भविष्य के लिए धरती को जीने लायक न छोड़ें
तो फ्यूचर जनरेशन टाइम में भी किसी का नुकसान ना हो। जब हम सब, तो ये तीसरा जो विन है वो इस धरती पर या इस सृष्टि में जो कुछ है उसका भी विन, उसका विन अपने दिमाग में इस ट्रांजैक्शन के समय रखना। तो वो विन 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 प्रिंसिपल हुआ। तो तीसरा विन रिप्रेजेंट करता है जो दो लोग या दो कंपनीज या दो एंटिटीज या दो देश आपस में व्यवहार कर रहे हैं, वो आपस के व्यवहार के समय बाकी देशों, बाकी लोगों, बाकी प्रकृति या धरती पे जो कुछ है उसका भी बेहतरी या ध्यान विन का रखें, उसके जीत का भी रखें, उसको भी नुकसान ना हो, उसको भी फायदा हो। यह तो विन 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 प्रिंसिपल इसीलिए सबको फायदेमंद है। अब विन लूज पे आए। विन लूज को अगर हम और आप विन लूज प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हम भी विन लूज पे काम कर रहे हैं और जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं आपसे भी, तो आप भी विन लूज पे काम कर रहे हैं, तो अंत में क्या होगा? स्ट्रगल होना है, टसल होना है, लड़ाई होनी है। अगर दोनों विन लूज पे काम कर रहे हैं, दोनों विन लूज के माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, तो लड़ाई होनी है, झगड़ा होना है, विवाद होना है। और ये विवाद चाहे फिजिकल हो और चाहे लीगल हो, कोर्ट्स में हो। विन लूज अगर दोनों पार्टीज हैं तो टसल या विवाद होगा ही होगा, और अंत में दोनों को नुकसान होगा। चाहे लड़ाई हो या लीगल बैटल हो, दोनों को ही नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पक्ष जीते और दूसरे को नुकसान ना हो। दोनों को ही 90%, 99% में दोनों को ही नुकसान होगा। टाइम का, रिसोर्सेज का, दिमाग का, के तनाव का, शरीर पर। तो विन विन से, विन लूज से जब शुरू करते हैं तो भी दोनों का नुकसान होता है, और लूज लूज से जब शुरू करते हैं वहाँ तो दूसरे को हार या नुकसान पहुँचाने के लिए खुद अपना भी नुकसान करते हैं। तो चाहे विन लूज से शुरू करें चाहे लूज लूज से शुरू करें, अंत में दोनों का नुकसान होता है। इसलिए जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दूसरे किसी का नुकसान ना हो रहा हो, इस तरह से हम व्यवहार कर रहे हो, तो विन विन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर और लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं तो फिर इसको विन 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 में एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और ये तीसरा विन हमेशा दिमाग में रखना होता है कि हम जिससे भी व्यवहार कर रहे हों उसका भला तो हो, हमारा भला तो हो ही, लेकिन हम दोनों के अलावा इस धरती पर, इस सृष्टि में जो है उसको भी नुकसान ना हो। बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि क्या हर आदमी इतना साधु हो सकता है कि दूसरे के ही भला करता चला जाए, अपना देखभाल ना करे? ये विन 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 तो एकदम साधुता का प्रिंसिपल है। हमने कहा नहीं, ये सबसे ज़्यादा व्यवहारिक प्रिंसिपल है। विन 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 में जो पहला विन है वो हमारा है कि हम अपना भी भला सोचें, लेकिन जो सामने वाला है उसका भी भला सोचें, और जो सामने नहीं है, जो अदृश्य है, उसका भी भला सोचें। तो तीनों डायमेंशन में हमें सोचना है, विन 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 या जीत 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 के सिद्धांत में। अगर हर व्यक्ति इस प्रिंसिपल पे चले तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब विन लूज में हमारा बुद्धि और इंटेलिजेंस बहुत काम करता है। हम जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान करने के लिए काफ़ी होंगे। तो जितना ही ज़्यादा आप बुद्धिमान या इंटेलिजेंट हैं, आप विन लूज कर लेंगे। लेकिन विन विन के लिए आप में इमोशंस होने चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरों को समझने की, दूसरे की ज़रूरतों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। तो अगर आईक्यू बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंस कोशेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप विन लूज पे काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। लेकिन विन विन के लिए आप में आईक्यू के साथ साथ इमोशनल कोशेंट भी होना चाहिए। आप एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरे की जगह पे अपने को रख करके सोचना, यह एम्पैथी है। इमोशंस, आसपास के लोगों से कैसे हम जुड़ें, ये इमोशंस। और
विन के लिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट के साथ साथ जो नहीं है सामने है, जितने लोग हैं धरती पर, या लोग ही नहीं, प्रकृति, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, समय में और आगे आने वाले भी जो हैं सब, उन सब से जुड़ाओ, वही पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाओ, जो है उसको भी रियलाइज करना। इसको हम होलिस्टिक क्वोशेंट कह सकते हैं या स्पिरिचुअल क्वोशेंट कह सकते हैं, आप जो चाहें सो। HQ होलिस्टिक क्वोशेंट या SQ होलिस्टिक स्पिरिचुअल क्वोशेंट। यही स्पिरिचुअलिटी है, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ाव महसूस करना, या संपूर्ण सृष्टि को, जिसमें काल भी, टाइम भी शामिल है, टाइम एंड स्पेस को एक जीवंत विराट स्वरूप महसूस करना और उससे लगातार अपने को जुड़ा महसूस करना, उसका एक अपने को जीवंत अंग मानना, यह स्पिरिचुअल क्वोशेंट है। तो जब आप IQ, EQ, SQ तीनों लगाएंगे तब विन प्रिंसिपल पे पहुंचेंगे। IQ के आधार पे आप लोभी होंगे, ग्रीड बहुत ज़्यादा, अपना फ़ायदा ही मैक्सिमाइज करेंगे और फिर वो जहर की तरफ चला जाएगा। विन में आप अपने ग्रीड और जो सामने वाले के ग्रीड है, इन दोनों में एक संतुलन करेंगे। अगर आपने मैथमेटिक्स में वो पढ़ा हो, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, तमाम सारे सिचुएशंस में फार्मूले बना करके मैक्सिमम गेन भी निकालते हैं, या मैक्सिमम कैसे पहुंचा, क्या पॉइंट होगा, मिनिमम क्या पॉइंट होगा, वो निकालते हैं। तो जब हम विन लूज के लिए काम करते हैं तो अपनी ग्रीड के लिए, तब हम अपना फ़ायदा मैक्सिमाइज करते हैं। जब हम दो लोगों का फ़ायदा मैक्सिमाइज करते हैं तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मैथमेटिक्स में इसके लिए टर्म है ऑप्टिमाइजेशन, कि दोनों का मैक्सिमम, दोनों लोगों का मैक्सिमम हो, लेकिन हमारी ग्रीड से कम होगा। फिर जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा से ऑप्टिमा कम होगा। जो हमारा लोभ हमको जहाँ तक ले जाता, जितना बोझ हम पे देता, उससे हमारा बोझ कम हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम दोनों के अलावा बाकी लोगों का भी हित ध्यान में रखेंगे, विन ध्यान में रखेंगे, तब दो लोगों में, विन लूज में और विन विन में, तो संतुलन, दोनों लोगों के नीड पे संतुलन हुआ तो थोड़ा कम हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हुआ। लेकिन जब सबकी ध्यान में रखेंगे, सबकी नीड को, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, तो डबल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं और तब ऑप्टिमम संतुलन आएगा। विन विन में संतुलन आया, लेकिन विन में जब सबकी नीड को ध्यान में रखेंगे तो डबल ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन का भी संतुलन हो रहा है, और वह रियली आइडियल स्थिति होगी। तब किसी के पास इतना नहीं होगा कि वह उसके लिए बोझ हो जाए और बाकी ठिठुरते रहें। तब हम इतना ज़्यादा, हमारा जो भी संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाने पे, वो बहुत ज़्यादा जैसे गर्म पानी में रह रहे हों और बेचारा कुछ दिन बिना किसी के वो एकदम ठिठुरते हुए पानी और बर्फ़ में रह रहे हों, तो उन दोनों का संतुलन हो जाता है। तो ये विन प्रिंसिपल भी वही गोल्डन मीन की तलाश है पूरी धरती के लिए, सारे लोगों के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे मानवता के लिए। तो चाहे सॉक्रेटिस का गोल्डन मीन लीजिए, स्वर्णिम मध्यमान, चाहे बुद्ध का मध्यम मार्ग, चाहे विन प्रिंसिपल, और चाहे कृष्ण की ये बात कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जहर हो जाती है, ज़रूरत भर का ही वह अमृत है, और ज़रूरत से ज़्यादा, और चाहे रामकृष्ण परमहंस का संतुलन ही अमृत है और असंतुलन ही जहर है। किसी भी तरह से सोचिए, जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत वही नज़र आता है। तो ये चर्चाएं रही
हम लोगों की जो स्वतंत्रता किसान और फिर वो वो कविता आ गई है। अब वो आपके सामने पढ़ करके फिर जो गुजरा हुआ साल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2020 में क्या मुख्य प्रवृत्तियां सामने आई, क्या 2020 ने हमको सिखाया, क्या हम परिवर्तन आया धरती पर, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर करीब 10 घंटे लगातार उड़ने के दौरान जो गज़ल उपजी पिछले साल, वो आपके सामने रख रहा हूँ। वो वहीं पर प्लेन में ही नोट करता चला गया, शायद टिकट के बैग पर ही, और उसको जब पहुंचा तो फिर लिख करके आपके सामने रख रहा हूँ। अशोक पांडे जी लिख रहे हैं, संतुलन ही अमृत है। सही कहा सर, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा है, बड़ी खुशी की बात है। तो आज एक प्रशांत लहराया धरती पर, एक उड़ता आसमान से। आज एक प्रशांत लहराया धरती पर, प्रशांत महासागर पर 10 घंटे उड़ते हुए जो एहसास हुए, और मुझे लग रहा था कि मैं भी प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ हूँ, प्रशांत महासागर जैसा ही अपने को महसूस कर रहा था। और दोनों के संवेदनाओं, दोनों के विचारों, दोनों के भावनाओं, उनका जो सामंजस्य या गुंफन है, वो क्या कैसे महसूस किया, वही आपके सामने रख रहा हूँ। आज एक प्रशांत लहराया धरती पर, एक उड़ता आसमान से। एक ज़मीन पर चिरस्थायी, प्रशांत महासागर ज़मीन पर चिरस्थायी। दूसरा अल्प यात्री विमान से, 10 घंटे प्रशांत के ऊपर, बाकी 14-15 घंटे की फ़्लाइट थी दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को, प्रशांत महासागर होते हुए चाइना, जापान, इस तरह से। एक समेटे अनगिनत जीवों का संसार अपने में, एक समेटे अनगिनत जीवों का संसार अपने में, एक समेटे विचारों व भावों का संसार अपने वितान से। एक समेटे अनगिनत जीवों का संसार अपने में, एक समेटे विचारों व भावों का संसार अपने वितान से। एक जोड़ता द्वीपों महाद्वीपों को अपनी लहरों से। कितने द्वीप महाद्वीप प्रशांत महासागर जोड़ रहा है। अमेरिका को एशिया से जोड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से जोड़ रहा है। एक जोड़ता द्वीपों महाद्वीपों को, जापान भी उसी में है। एक जोड़ता द्वीपों महाद्वीपों को अपनी लहरों से, और एक जोड़ता धरती के हर जीव को अपने अभियान से। मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो जो हमारा अभियान है, हम भारत के लोग, हम धरती के लोग, या हम पूरे सृष्टि से जुड़े हुए हैं, विन 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 सिद्धांत, या दर्द से हम ब्रह्मांड में, सारा पूरा अभियान ही यही है कि लोग उस जो जुड़ा हुआ है पूरी सृष्टि, उसको महसूस करें। हम भले ही अलग अलग शरीरों में हों, लेकिन अलग अलग नहीं हैं। जैसे हवा भी, हवा को आप सोचेंगे हवा एक है, लेकिन हवा में कितने एटम्स हैं, और वो सब एटम मिल करके हवा हैं। तो हम सब भी अलग अलग एटम्स हैं उस सृष्टि के। अगर पूरी सृष्टि को एक हवा ही मान ली जाए, तो हम उसके एक एक एटम हैं, लेकिन सब मिल करके हवा बनाते हैं। तो इसलिए सब जुड़े हुए हैं। एक जोड़ता द्वीपों महाद्वीपों को अपनी लहरों से, और एक जोड़ता धरती के हर जीव को अपने अभियान से। नीचे का प्रशांत स्वागत करता इस प्रशांत को ऊंची लहरों से। मुझे लगा कि प्रशांत महासागर मेरा स्वागत कर रहा है अपनी ऊंची ऊंची लहरों से।
और ऊपर का प्रशांत उसे प्रणाम करता अपने अंतर्मन से, ध्यान से। नीचे का प्रशांत स्वागत करता इस प्रशांत को ऊंची लहरों से। ऊपर का प्रशांत उसे प्रणाम करता अपने अंतर्मन से, ध्यान से। महासागर की रही चाहत, कोई सबको जोड़ने वाला आए। महासागर की रही चाहत, कोई सबको जोड़ने वाला आए। आज वह खुश है, उसकी इच्छा हुई है पूरी, इत्मीनान से। महासागर की रही चाहत, कोई सबको जोड़ने वाला आए। आज वह खुश है, उसकी इच्छा हुई पूरी है, वह खुश है, उसकी इच्छा हुई है पूरी, इत्मीनान से। उसके गर्भ में, प्रशांत महासागर के गर्भ में 1942 से दहक रहा था एटम बमों का घाव। एटम बम प्रशांत महासागर के ही द्वीप जापान पर गिराया गया था 1942 में। उसके गर्भ में 1942 से दहक रहा था एटम बमों का घाव। उसके गर्भ में 1942 से दहक रहा था एटम बमों का घाव। ये अपनी प्रशांत साधना भर रहा वह घाव इसी दरमियान से। ये प्रशांत अपनी साधना से भर रहा वह घाव इसी दरमियान से। ये पूरी, अब अगला विश्व युद्ध फिर हथियारों से न लड़ा जाए, संवेदनाओं से लड़ा जाए और बदला जाए, यही तो मेरा अभियान है। तो ये प्रशांत अपनी साधना से भर रहा वह घाव इसी दरमियान से। और जो बात मैं कहता रहता था वही इस 2 लाइनों में भी लिखा है। युद्ध जीते गए थे अब तक हिंसा नफरत से, तोपों बमों से। युद्ध जीते गए थे अब तक हिंसा नफरत से, तोपों बमों से। वही विन लूज प्रिंसिपल या विन विन प्रिंसिपल। युद्ध जीते गए थे अब तक। जब भी विन लूज होगा, जब इमोशंस नहीं होंगे, केवल इंटेलिजेंस से हम अपने ग्रीड को फुलफिल करेंगे, तो हमें अगर बंदूक मिल जाएगी तो जहाँ जिधर होगी सब मारते जाएंगे। और ग्रीड मतलब अगर कोई इमोशंस और होलिस्टिक थिंकिंग नहीं है तो उसके डकैत बन जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि डकैत भी क्या करते हैं, किसी से कोई रिश्ता नहीं, बस जहाँ जाएंगे लूटेंगे। तो युद्ध जीते गए थे अब तक हिंसा नफरत से, तोपों बमों से। युद्ध जीते गए थे अब तक हिंसा नफरत से, तोपों बमों से। अगला विश्व युद्ध जीता जाएगा प्यार व संवेदना की कमान से। अगला विश्व युद्ध जीता जाएगा प्यार व संवेदना की कमान से। युद्ध जीते गए थे अब तक हिंसा नफरत से, तोपों बमों से। अगला विश्व युद्ध जीता जाएगा प्यार व संवेदना की कमान से। अब 100% पानी है, दूसरा लगभग 60%। हर व्यक्ति लगभग 60% पानी है। हमारे शरीर में 60% के आसपास पानी है। तो हम भले ही अपने को बहुत ठोस जो भी समझते हों, लेकिन हम भी आधे से अधिक पानी है अंदर। 60% हर व्यक्ति 60 के आसपास पानी है। तो 100% पानी है प्रशांत महासागर, और ऊपर जो भी उड़ रहा है या मैं ही, तो 60% पानी हूँ। 100% पानी है, दूसरा लगभग 60%। 100% पानी है, पूरा पानी है, और दूसरा लगभग 60%। इसीलिए दोनों प्रशांत लगते हैं एक ही खानदान से। इसीलिए दोनों प्रशांत लगते हैं एक ही खानदान से। महासिंधु बोला, महासागर महासिंधु बोला, कितने लोग गुजरे मेरे ऊपर से इतने बरस। महासिंधु बोला, कितने लोग गुजरे मेरे ऊपर से इतने बरस। महासिंधु बोला, कितने लोग गुजरे मेरे ऊपर से इतने बरस। आया तो कोई सराबोर संवेदना की इतनी गहरी उफान से। आया तो कोई सराबोर संवेदना की इतनी गहरी उफान से। उफान और गहराई दोनों।
आया तो कोई सराबोर संवेदना की इतनी गहरी उफान से। एक गहराई का प्रतीक और एक जुड़ाव के विस्तार का, एक गहराई का प्रतीक और एक जुड़ाव के विस्तार का, लेकिन दोनों के भीतर झांको, दोनों लगते एक समान से, लेकिन दोनों के भीतर झांको, दोनों लगते एक समान से। और आखिरी दो शेर। एक प्रशांत जलराशि या जलरस कह लीजिए, एक प्रशांत जलराशि में अनंत और दूसरा संवेदना रस या संवेदना राशि में, दो अनंत मिलके अनुनाद की अनुगूंज कितने प्रमाण से। दो अनंत मिलके करते अनुनाद की अनुगूंज कितने प्रमाण से। हारमोनी को का अनुनाद शब्द शुद्ध हिंदी शब्द है, हारमोनी का अनुनाद, और अनुगूंज वाइब्रेट, पूरा चारों तरफ गूंजना ही। तो एक प्रशांत जलरस में अनंत, दूसरा संवेदना रस में, दो अनंत मिल के करते अनुनाद की अनुगूंज कितने प्रमाण से। और आखिरी, एक में धरती डूबी, दूसरा डूबा पूरी धरती के प्यार में। एक में धरती डूबी, दूसरा डूबा पूरी धरती के प्यार में। जितना कुछ भी कहा जाए कम है इन पलों की जुबान से। वो 10 घंटे गुजरे, उन पलों की, वो 10 घंटे प्रशांत महासागर के ऊपर जो गुजरे, उन पलों की जुबान से जितना भी कहा जाए कम है। एक में धरती डूबी, दूसरा डूबा पूरी धरती के प्यार से। एक में धरती डूबी, दूसरा डूबा पूरी धरती के प्यार से। जितना कुछ भी कहा जाए कम है इन पलों की जुबान से। आज एक प्रशांत लहराता धरती पर, एक उड़ता आसमान से, एक ज़मीन पर चिरस्थायी, दूसरा अल्प यात्री विमान से। तो यह उन 10 घंटों के, जब सोते जागते उसी से जुड़ाव का भाव और वही चीज़ें जो लाइन बनती जा रही थी, जॉट डाउन करता जा रहा था। और आज के दिन वहाँ फिर जब बेटी के पास अरवाइन पहुँच गया तो इत्मीनान से उसको फेयर करके और सोशल मीडिया पर पिछले साल आज ही के दिन भेजा था। वो जो मेमोरीज़ आती हैं फेसबुक में, वहीं से ये निकाल करके आपके सामने रखा। तो यहाँ तक चर्चाएं हम लोगों की रही, और आज और परसों का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था अलविदा 2020 के मुख्य बिंदु, जो इस साल जिसने मूल्यांकन उनका किया जाए, उसका प्रभाव देखा जाए पूरे दुनिया पर, देश पर, हम पर, सब पर क्या क्या हुआ। बहुत लोगों ने, मित्रों ने अपने कमेंट्स लिखे हैं। डॉक्टर वीके सिंह जी हैं, सूरज भान नैन जी हैं, उमैर आलम जी हैं, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं, और राम गोपाल तिवारी जी ने कमेंट भी किया है। पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन आवश्यकता से अधिक जहर की भावना अगर जागृत हो जाए तो समाज की सारी समस्याएं हल हो जाएं। विरोध, मिलावट, झगड़ा, झंझट, ऊंच नीच सब खत्म हो जाए। और भी लंबा लिखा है, लेकिन वो पढ़ने उतना मैं निकाल नहीं पाया। देवेंद्र द्विवेदी जी, जयंत पाठक जी, रजनीकांत झा जी, मधुर भैया, साहिल जे सिंह, जर्मेनिया जी, अच्युतानंद धर जी, अशोक कुमार सक्सेना जी, अरविंद त्रिपाठी जी, आरती शर्मा जी, नरेंद्र सिंह रावत जी, रीना जाड़िया जी, ये सब तो वो नाम हैं जो अभी सामने हैं। बहुत सारे लोगों के नाम आए और फिर उसके बाद स्क्रीन के ऊपर चले गए, तो नहीं मैं पढ़ पाया। और
यूट्यूब पे भी और बहुत सारे और जो मित्र फेसबुक पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, उनके तो नाम आते हैं, लेकिन जो केवल देखते हैं और कमेंट या लाइक या कोई बटन नहीं दबाते, तो उनका नाम मेरे सामने नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। अत्रि शर्मा जी भी हैं सामने, बहुत खुशी की बात है। तो अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि 2020 के बारे में क्या परिवर्तन आया और यह और सालों से किस तरह से भिन्न रहा। इस विषय में ज़्यादातर लोग, हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम सब इसके भुक्तभोगी रहे हैं। तो कोई अगर कोई बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ नई बात हो सकता है आप सब ने महसूस किया हो। आपने कोई नई बात अगर महसूस की हो तो उसका मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वो ज़रूर लिख करके भेजें। मैं हर अकाउंट पर आप लोगों के कमेंट्स पूरा तलाशूँगा और जो भी नई बातें रहेंगी वो परसों वाले प्रोग्राम में आपके सामने बाकी लोगों के लिए रखूँगा। लेकिन जो मैंने महसूस किया वो कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखने की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इस समय अब तो 5-7 मिनट का ही है, बाकी चीज़ें परसों हम लोग करेंगे। तो ये जो कोरोना काल रहा पूरा 2020 किसी एक बीमारी के लिए गुजर गया, पूरा साल, क्योंकि दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था। जनवरी में शुरुआत कहीं फुटकर चिटफुट उसकी बातचीत होने लगी थी और एक पूरा साल गुजर गया और उसी डर के साथ उसे अजीब तरीके से ये साल गुजर गया इसको डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग या एक रोशनी की किरण ये रही कि जाते जाते उसके टीके, वैक्सीन आ गए तो अब आशा बंध गई है। तो 2020 एक ऐसा साल है, और जो साल रहे हैं वो जब हम नया साल आने की खुशी मनाते हैं तो बीते साल की जाने का एक तरह से दुख भी मनाते थे कि एक साल गुजर गया। इस बार सब लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि एक साल ये गुजर गया जो इतना ज़्यादा सबको जकड़न में बंद करके रखा छोड़ा था। उम्मीद अब है जितना ज़्यादा रोशनी की उम्मीद अगले साल से है वो पिछले सालों में जब हम पिछला साल और नया साल एक जैसा मानते थे, इस बार ज़मीन आसमान का जैसे अंतर लग रहा है। 20 और 21 में ज़मीन आसमान का अंतर। कुछ लोगों ने वो भी कहा कि 19-20 का अंतर फ़र्क लोगों को पता चल गया। लोग सोचते थे कि 19-20 का फ़र्क है, मतलब मामूली फ़र्क है, लेकिन 19-20 में ज़मीन आसमान का फ़र्क लोगों को महसूस हुआ और वही फ़र्क 20-21 में भी महसूस होगा। 20-21 में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। तो कोरोना के जो प्रभाव हम सब लोगों ने महसूस किए वह आप देख सकते हैं, देखा ही होगा कि हम प्रकृति के कितने करीब आ गए हैं। हम लोग, आपको पता ही है कि ऊपर कई बार मैंने उसकी चर्चा भी की है कि हमारे लोग तीसरी मंजिल पर पूरी बागवानी की हुई है, जहाँ सब्जियाँ, फूल, फल और एक 6 फीट बाई 12 फीट का 3 फीट गहरा स्पेस है जो संकीर्ण पोर्शन बाथरूम के ऊपर होता है, जिसमें लोग अमूमन कोयला वगैरह भर के बंद कर देते हैं। हम लोगों ने उसमें मिट्टी भर दिया और पौधे लगा दिए। उसमें नीम का भी है, आंवले का भी है, पपीते का भी है, केले का भी है, बेल का भी है और हरसिंगार का भी है। तो ये पौधे लगे हुए हैं, बाकी और सब। तो कभी कभी नर्सरी जाते हैं पौधे लाने के लिए। नर्सरी वालों ने बताया कि इस साल उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा हुआ।
मतलब कई गुना बढ़ गया। वो इस वजह से कि जब लोग घरों में ही रहे, कई बार तो ये हुआ सब्जियां आएंगी कि नहीं आएंगी, एकदम जब टोटल लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने अपने घरों में फूल और सब्जियां उगाना शुरू किया। बागवानी का जो शौक है वह पूरे देश में और हमारे ख्याल से पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है। तो हम प्रकृति की वो तरफ लौटे हैं। जो लोग गांव में हैं खैर वो तो प्रकृति की गोद में ही हैं, लेकिन जो लोग शहरों में भी हैं उन्होंने अपने लिए एक प्रकृति की गोद छोटी मोटी तैयार करनी शुरू की। तो पूरे देश में ये और पूरे दुनिया में प्रकृति की तरफ लौटने का ये क्रम अनायास ही फूट पड़ा और ये ख़त्म नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसको और बढ़ाएंगे ही, अब ये घटेगा नहीं। तो एक तो बहुत बड़ा ये परिवर्तन लोगों को प्रकृति से जुड़ाव की तरफ। हवा शुद्ध हो गई। कोरोना की वजह से ओजोन लेयर, पोल्यूशन इतना कम हो गया कि ओजोन लेयर जो एक बहुत बड़ा खतरा था, ओजोन लेयर में जो छेद आ गया था वो भर गया। वो पता नहीं कितने कोशिशों के बावजूद नहीं भरता, लेकिन वो छेद भर गया। तो हमारी धरती थोड़ी और सुरक्षित हो गई। नदियों का पानी इतना शुद्ध हो गया। जब टोटल लॉकडाउन था तो गंगा यमुना जैसे पूरी नाला लगती थी गर्मियों के दिनों में, और गंगा का भी वही हाल था। नदियाँ का पानी इतना शुद्ध हो गया कि नीचे तक सब कुछ दिखाई देने लगा था। ट्रांसपेरेंसी एकदम नीचे तक दिख रहा था। तो नदियाँ शुद्ध हो गई। कितनी जगह ये खबरें आई कि जंगली जानवर जंगलों से निकल करके सड़कों पे घूम रहे हैं, जैसे वो इंस्पेक्शन करने आए हों कि पिछले साल 100 साल 200 साल 500 साल पहले उनका घर था, उनको विस्थापित कर दिया गया था, उनको खदेड़ दिया गया था। अब वो फिर एक बार देखने आए हैं। आदमी घरों के अंदर कैद है और बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं। तो ऐसे नज़ारे भी मतलब बड़ी विलक्षण चीज़ें हुई हैं। 2020 तो साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को रिसर्चेज होनी चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि वैज्ञानिक ही, जो भी सोचने समझने वाला व्यक्ति है उसको अपने अनुभवों के आधार पर लिखना चाहिए कि उसने क्या क्या अजूबा देखा और क्या क्या अजूबा उसके सामने घटा, क्या क्या उसने अजूबा महसूस किया। ये सारी चीज़ें आप महीने 2 महीने लगातार घर में बिना किसी और परिवार के वो 4-5 लोगों के अलावा किसी से मिले हुए गुजार दें तो क्या महसूस होता है वो। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2020 के जो अनुभव हुए हैं आप ज़रूर इसको लिखिए। अपने उन अनुभवों का आप अपने को एक वैज्ञानिक मानिए और जो भी आपने अनुभव किए हैं उसको लिखिए। यह रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे 1918 में जब वो महामारी फैली थी स्पेनिश फ्लू, और जिसमें इतने लोग मरे थे, तो वह एक अपने में एक अजूबा एक्सपीरियंस है, इतिहास है। वैसे हम एक इतिहास से गुजरे हैं, तो उस इतिहास को अपने अपने तरह से लिखिए ताकि जो समग्रता में चीज़ आएगी वो वन साइडेड नहीं होगी। तो आप सब अपने अपने अनुभवों को ज़रूर लिखिए। और यहाँ पर चूँकि आज ग्रीड और नीड की काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन 2020 ने हमें सिखा भी दिया कि हमारी ग्रीड क्या है और हमारी नीड क्या है। ग्रीड और नीड की इतनी साफ पहचान शायद हमें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई रही हो। तो ग्रीड और नीड की इतनी साफ पहचान और पूरे धरती पर हमारे लोभ और ज़रूरत की पहचान और अपने हमें संतुलित जीवन के लिए क्या चाहिए, इसका इतना अच्छा अनुभव
कभी नहीं हुआ होगा। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा कि नीड और ग्रीड की इतनी अच्छी पहचान पहले कभी नहीं होगी। फिर बहुत सारे सिस्टम्स चेंज हुए, बिजनेस मॉडल्स चेंज हुए, नियम कानून चेंज हुए, इन सब पे भी चर्चा होगी। जैसे पढ़ाई का सिस्टम, और मजे की बात यह है कि सब में बड़ी फुर्ती आई। अगर कानून बनाना है तो 24 घंटे में कानून सरकारें व्यवस्थाएं बना सकती हैं, नए नए नियम, जिसके लिए कभी 5 साल 10 साल 20 साल लगता था, वो चुटकियों में हो जाता था। यही व्यवस्थाएं ज़रूरत के हिसाब से कितना फास्ट काम कर सकती हैं, इसका अद्भुत उदाहरण ऑनलाइन इम्तहान, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कितना, कॉन्फ्रेंसेस के लिए कितना। तो एक तरह से शिक्षा में क्रांति। और ये जो हम आप बातचीत कर पा रहे हैं, ये 20 में ही पॉसिबल था, उसके पहले पॉसिबल नहीं था। फेसबुक लाइव नहीं था, गूगल मीट नहीं था, और जूम नहीं था। ये सब इसीलिए हुआ कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अब एक ही रास्ता है कि वेब सेमिनार हो इस तरह से। इसके लिए फिर ये जो अपनी कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, चाहे और हो, फेसबुक हो, ये वो, उन सबों ने भी लगातार रिसर्च करके ये नए नए मॉडल्स लाए कि 500 लोग, 100 लोग, 250 लोग, 3000 लोग, 50 लोग, 40 लोग सब एक साथ आकर के बातचीत कर सकते हैं। तो ये नए नए रिसर्चेस इतने तेज, मतलब एक तरफ तो धरती की लाइफ स्लो हो गई, लेकिन जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ इतनी फास्ट एक्शन इसी धरती के लोग कर सकते हैं। इसका भी अनूठा उदाहरण है 2020। और दो और बड़े पॉइंट्स अभी मतलब हैं, बाकी तो परसों हम लोग ढेर सारे बिंदु चर्चा करेंगे जो हैं। और आप लोगों के दो और केवल इशारा कर देते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का, पहला पेनफुल माइग्रेशन जो हुआ था 1947 में, आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए तकलीफ़ के साथ। वहाँ तो खैर बहुत सारे और जान जोखिम में थे, रास्ते में काट दिए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माइग्रेशन हमारे गलत लॉकडाउन की वजह से हुआ, बिना सोचे समझे, बिना सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एकाएक डर के मारे या जिस वजह से ही सारे संपूर्ण चीज़ों पे ध्यान न दे करके जिस तरह से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया हिंदुस्तान में, और ट्रेनें बंद, बसें बंद, आना जाना बंद, कारें बंद, तो लोगों को 1700, 1800, 2000 किलोमीटर जो यात्राएं करनी पड़ी, वह बहुत ही त्रासद है। उसके लिए भी 2020 याद किया जाएगा। लेकिन कितनी शक्ति है हमारे लोगों में, भारत के लोगों में, हम भारत के लोगों में कितना बर्दाश्त करने की शक्ति है, कितनी तपस्या की शक्ति है, उसको मैं सबसे बड़ी तपस्या का प्रमाण भी मानता हूँ। तो एक वो बहुत बड़ी घटना हुई, और दूसरा जहाँ लेकिन 1947 का और ये माइग्रेशन दोनों ही मैन मेड हैं, क्योंकि उसको भी अवॉइड किया जा सकता था, बेहतर तरीके से किया जा सकता तो बहुत कुछ, और इसको भी अवॉइड किया जा सकता था बहुत बेहतर तरीके से, सोच समझ करके कि किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा किया जा सकता। तो ये दोनों मैन मेड जो माइग्रेशंस हैं, उसमें एक माइग्रेशन हमने अभी 2020 में देखा है। इसके भी जो किस्से हैं, जो दर्दनाक हादसे हैं, वो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहे हैं, उभर करके धीरे धीरे आ रहे हैं। और दूसरा किसान बिल, ये भी इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दीबाजी में किया गया, और किसानों से इस पर खूब चर्चा होनी चाहिए थी।
जो प्रभावित व्यक्ति है उससे चर्चा हो, वो क्या चाहता है। हम नहीं तय करेंगे कि किसान तुम्हारे लिए ये फ़ायदेमंद है, उसे बताने दीजिए, उससे बातचीत करिए, उससे चर्चा करिए। कोई हड़बड़ी नहीं थी इससे कि किसान दबाव नहीं बना रहे थे कि जल्दी से जल्दी करो नहीं तो नुकसान होगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये बिल, और किसी प्रदेश के किसान नहीं आके कह रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। तो ये जो एक नया इतिहास रचा जा रहा है किसानों द्वारा, शायद अब ये उस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि जहां पर किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएं। किसानों के द्वारा अपनी शक्ति दिखाई जा रही। किसानों ने इस देश में साइलेंटली तो हमेशा अपनी शक्ति दिखाई, क्योंकि हर व्यक्ति जिंदा है किसानों की वजह से, लेकिन पहली बार किसान मुखर होकर के अपनी शक्ति दिखाने जा रहे हैं। सार्थक बेचैनियां लेकर के आए हैं किसान, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो सब अब तक चुप रहा है, आत्महत्या कर लेता रहा है, वह अब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और ये बड़ी आश्चर्य की बात और है, ये और जितने भी प्रोफेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सब में जितना आप इनपुट डालते हैं उससे आउटपुट कम होता है, और वही इफ़िशियंसी कही जाती है। अगर आपने 100 किलोग्राम कोई चीज़ लगाई और तो आउटपुट जो पैदा फिनिश प्रोडक्ट होगा वो 40 हो सकता है, 20 हो सकता है, जो भी हो। तो आउटपुट इनपुट से कम होता है। खेती ऐसा, प्रकृति और खेती या बागवानी ऐसी चीज़ है कि जहां आप जितना लगाते हैं उससे कई गुना मिलता है। जितना बीज बोते हैं उससे कई गुना धरती और मिट्टी देती है। उसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो इसका मुझे पूरा विश्वास है कि 2020 से ये जो नई क्रांति शुरू हो रही है, इसका हल इतना तो निकलेगा ही कि अब देश में किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएंगी इस वैचारिक मंथन से। तो इसी के साथ अभी प्रोग्राम हम आपसे विदा लेते हैं। परसों आपके सामने 2020 का मूल्यांकन, लेखा जोखा, आपके विचार रखेंगे। नए साल की शुभकामनाएं लेंगे, देंगे, क्योंकि वो आखिरी दिन होगा। तो उसके लिए आपके विचार का स्वागत है। मैं जो भी विचार आपके आएंगे आज और कल में सबको नोट कर लूँगा और सब पे चर्चा करूँगा, सबको सुनाऊँगा। आपकी जो शुभकामनाएं भी लोगों को आप देंगे अपने नए शब्दों में, वो भी आप सब लोगों को सुनाऊँगा। और मैंने बहुत पहले एक शुभकामना संदेश नए साल का दिया था, लिखा था, वह आपके सामने अभी पढ़ दे रहा हूँ 1 मिनट में। लेकिन आपसे शुभकामना संदेशों का इंतज़ार रहेगा और उसको सब लोगों के लिए पढ़ दूंगा ताकि सब लोग आपके संदेश को आत्मसात करें। नए नए तरह के संदेश लिखिए, अपने अनुभव लिखिए। नव वर्ष का स्नेहिल शुभगान, नव वर्ष का स्नेहिल शुभगान, खुशियों का हो अमित वितान। नव वर्ष का स्नेहिल, प्यार भरा, स्नेह भरा शुभगान, खुशियों का हो अमित वितान। अमित अनंत और वितान एक चादर या फैला हुआ कवर, आवरण, आकाश, कुछ भी। खुशियों का हो अमित वितान, रहे निरंतर निज की पहचान। अपनी खुद की पहचान, अपने अंदर बाहर दोनों समझने की पहचान हो। रहे निरंतर निज की पहचान, हो आलोकित भविष्य वर्तमान। साल भर भूत तो जा रहा है या चला गया, लेकिन आलोकित भविष्य जो आने वाला है वो आलोकित हो और वर्तमान आलोकित रहे। हर कार्य में हम रखें ध्यान, हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान। हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान। गरीब से गरीब इंसान, आस पास की मधुर मुस्कान। गरीब से गरीब इंसान,
आसपास की मधुर मुस्कान। तो इसमें विन 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 फार्मूला भी आ गया और मुझे पूरा विश्वास है कि 2021 में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे उसमें आपकी, हमारी, हम सब की भूमिका रहेगी। और एक कविता है, शायद नागार्जुन की है, 2-3 मतलब हाइकू नुमा या बहुत छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी है कि नए साल का नया सूर्य जो चमक रहा है, नए साल का नया सूर्य जो चमक रहा है, 2021 का नया साल का जो नया सूर्य चमकने वाला है, 2000 या नए साल का नया सूर्य जो चमक रहा है, हम सब की भी आभा है उसमें। नए साल का नया सूर्य जो चमक रहा है, हम सब की भी आभा है उसमें। हम भारत के लोगों की, हम दुनिया के लोगों की भी आभा उसमें रहेगी। इसी विश्वास के साथ परसों फिर मिलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।